हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सूट इन पर्टिकुलर केस का डिटेल्ड पार्ट। इससे पहले हमने देखी थी आनुषंगिक कार्यवाहियां पार्ट 3 के अंतर्गत, और आज हम देखेंगे सेक्शन 79 से 88 कवर करते हुए विशिष्ट मामलों के बाद, जिनको कहते हैं सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। उम्मीद करती हूँ आपको पुराना वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे जस्ट पहले वाला, और अगर अच्छा लगा है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जो ये सेक्शंस वाले जो सूट्स हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब जो सेक्शंस कवर कर रहे हैं ना 79 से 88 तक, ये अलग तरीके के सूट्स होते हैं जो ऑर्डिनरी सूट से अलग होते हैं और स्पेशल टाइप के सूट्स होते हैं। तो आप पार्ट 4 को स्पेशल टाइप के सूट्स के नाम से भी याद कर सकते हैं। देखिए, जब हम इस पार्ट को कवर करते हैं तो हमने इसकी एक हल्की सी इंडेक्स मेंटेन कर रखी है, जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले 79 से 82 के अंतर्गत जो हम कवर करेंगे वो करेंगे सरकार द्वारा यानी कि गवर्नमेंट द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी के द्वारा उसके विरुद्ध वाद, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट हो सकते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कोई सूट होता है वो यहाँ कवर होता है। 83 से 87 तक आते हैं अन्य देशीय द्वारा और विदेशी शासकों राजदूतों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। फिर आता है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों के विरुद्ध वाद 87 बी में, और अंतर अभिवाचीवाद आता है सेक्शन नंबर 88 में। इस तरीके से ये पार्ट 4 जो होता है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो पार्ट देखेंगे हम इसके अंतर्गत वो देखेंगे सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारी के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करेंगे? 79 से 82 तक इस वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। 79 बोलता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, गवर्नमेंट के द्वारा या उसके अगेंस्ट में जो वाद दायर किए जाते हैं वो। केवल 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में यथास्थिति वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी। उम्मीद करती हूँ हम लोग सीपीसी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के पास सीपीसी का एक्ट जरूर होगा। तो क्या बोल रहा है कि इस सेक्शन में कहता है कि अगर कोई सूट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल होता है या गवर्नमेंट खुद सूट फाइल करती है तो प्लेंटिव डिफेंडेंट का नाम गवर्नमेंट ही होगा, कोई इंडिविजुअल ऑफिसर नहीं होगा। ये वाली बात बोल रहा है, यानी कि वादी या प्रतिवादी कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। अब गवर्नमेंट कौन सी होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध दशा में होगा यूनियन ऑफ इंडिया। आप कई बार देखते हैं ना, राजेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे, तो ये केंद्र सरकार के विरुद्ध होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध तो वो राज्य होता है। राज्य कौन सा हो जाएगा? जैसे कि विशाखा वर्सेस राज्य, कौन सा राज्य था? राजस्थान राज्य था। ये वाला केस था, तो कोई स्पेसिफिक जो राज्य होता है उसका नाम आ जाता है। जैसे होता है ना कि भाई महेश चंद्र वर्सेस एमपी राज्य, तो ये क्या होता है? स्पेशली राज्य के विरुद्ध वाद होता है। लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? भारत संघ या फिर यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, याद होना चाहिए कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध कहां पे दे रखा है। अगर केंद्र सरकार वादी प्रतिवादी है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट वादी प्रतिवादी है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा। तो स्पेसिफिक क्या होगा? राज्य का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण लिया अभी विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। अब हम सेक्शन 80 की बात करते हैं, 80 की बात करते हैं, तो याद होनी चाहिए कि सूचना के बारे में कहां पे दे रखा है। तो 80 में आती है हमारी सूचना, 80 यानी कि नोटिस की बात की जा रही है यहाँ पे। और नोटिस कैसा होता है? बाध्यकारी होता है।
इसके जो प्रावधान होते हैं वो बाध्यकारी प्रावधान होते हैं, यानी कि लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वाद के संबंध में रिटर्न इंफॉर्मेशन, लिखित सूचना जो होगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सरकार के सचिव को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सरकार के सचिव को दी जाएगी। कौन होता है सचिव? सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की दशा में सरकार के सचिव यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सचिव जो होता है, सेक्रेटरी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की दशा में अगर रेल का मामला है तो क्या होगा? अगर रेल से संबंधित मामला है तो रेल के प्रधान प्रबंधक को दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि रेल के संबंध में प्रावधान होंगे तो किसको दी जाएगी? रेल के प्रधान प्रबंधक को दी जाएगी। लिखित इंफॉर्मेशन देनी है। क्या देना है? लिखित इंफॉर्मेशन। और अगर अदर स्टेट गवर्नमेंट की दशा में उस सरकार के सचिव या कलेक्टर को, यानी कि सेक्रेटरी या फिर कलेक्टर को दी जाएगी सूचना। कब दी जाएगी? 2 मास का समय समाप्त ना हो गया हो, 2 मास का नोटिस, यदि कोई अर्जेंट मामला हो तो स्किप हो जाएगा। मान लीजिए, मतलब इस तरीके की जो सूचना दी जाएगी वो 2 मंथ के, क्या दी जाएगी? 2 मंथ के समय के बाद समय दिया जाएगा, फिर दी जाएगी। पर मान लीजिए कोई अर्जेंट मामला आ गया तो ये जो 2 महीने वाली बात है हम इसको स्किप कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है? यदि न्यायालय को लगे कि वाद में कोई आवश्यक या तुरंत अनुतोष देना आवश्यक नहीं है तो वो ऐसा जो वाद पत्र है, प्लेंट है, उसको वापस कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा, वापस कर देगा। और कोई वाद इस कारण खारिज नहीं होगा कि सूचना में कोई त्रुटि या दोष है। ये बोल रहा है कि भाई किसी भी केस को इस कारण खारिज नहीं करेंगे कि उसमें कोई भी गलती रह गई या फिर त्रुटि रह गई, इस कारण से उसको खारिज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसमें हमेशा कई बार प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में शॉर्ट नोट भी आ जाता है। शॉर्ट नोट क्या आता है कि भाई निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो उसमें टिप्पणी में एक पॉइंट हो सकता है सूचना हो गई, एक हो गया अंतर्भिवाच्यवाद हो गया, अंतरअभिवाची वाद हो गया, अनुरोध पत्र हो गया। इस तरीके से 2-3 पॉइंट देके टिप्पणी लिखने के लिए कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 80 में सूचना दे रखी है और लोक अधिकारी के विरुद्ध अगर वाद संस्थित कर रहे हैं तो आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। सरकार के संबंध में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी को देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और अगर रेल के संबंध में प्रावधान है तो रेल के प्रधान प्रबंधक को देंगे, मैनेजर को देंगे। और अगर कोई अदर स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, तो उसमें फिर सेक्रेटरी को दे देंगे या फिर कलेक्टर को दे देंगे। ये पॉइंट हमको पता होने चाहिए। अगर इस तरीके से चार्ट बना के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बता रहा है कि भाई 2 मास के समय की सूचना देनी पड़ेगी, भाई इस तरीके का नोटिस वोटिस देना है तो। पर मान लीजिए कोई अर्जेंट मामला आ गया तो इस 2 मास के समय को हम स्किप भी कर सकते हैं। और अगर लगे कि भाई इसमें कोई अनुतोष देना आवश्यक नहीं है तो वो जो प्लांट वगैरह होगी उसको वापस रिटर्न किया जा सकता है। पर केवल इस कारण से रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई उसमें कोई त्रुटि रह गई, गणितीय भूल रह गई, कोई त्रुटि रह गई, इस कारण से उसको स्किप नहीं किया जाएगा, प्लेंट को वापस नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन नंबर 81 क्या बोल रहा है? गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजति से छूट, यानी कि एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। ऐसा कार्य जो लोक अधिकारी ने अपनी पदीय हैसियत में किया है उसके विरुद्ध संस्थित वाद में डिक्री के एग्जीक्यूशन में ना तो गिरफ्तारी और ना ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। इसका मतलब निकला कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने अपने पद यानी कि ऑफिस के अंतर्गत अपने पद को रहते हुए अगर कोई काम किया है तो उसको ना तो अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। उसे स्वयं उपसंजति से छूट भी उपलब्ध होगी, यानी कि उसको पर्सनल रूप से, जैसे कहते हैं ना, भाई कोर्ट कहता है कि भाई आप आके अपनी अटेंडेंस लगाओगे
तो वो वाली चीज से छूट मिली हुई होगी। यदि वे अपने ऑफिशियल काम नहीं छोड़ सकता, मतलब कि कोई ऑफिस का काम कर रहा है और वो इतना अर्जेंट काम है कि उसको छोड़ के नहीं आ सकता, तो कहा जाएगा कि भाई वो उसको पर्सनल अपीयरेंस से छूट होगी और वो अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनकी ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड मैटर्स में अरेस्ट या पर्सनल अपीयरेंस से प्रोटेक्शन दी गई है, अनलेस कोर्ट स्पेशली रिक्वायर करे। जब तक कोर्ट को नहीं लगे उनको स्वयं उपसंजति से यानी कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है। पॉइंट कई बार पूछ लिए जाते हैं प्री में कि ऐसा कब किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 82 कहता है डिक्री का निष्पादन, यानी डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट। डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट कैसे की जाएगी एग्जीक्यूशन? जहां सरकार के लोक अधिकारी के विरुद्ध यानी कि पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या उसके द्वारा डिक्री पारित की जाती है, तो उसका निष्पादन उपधारा 2 के अनुसार किया जाएगा। यानी रेफर कर रहा है, रेफर का सिद्धांत दे रहा है, कहां पे जाना है इसको कि भाई सेकंड के अकॉर्डिंग करो। सेकंड में क्या कहा गया है कि डिक्री की तारीख से 3 मास यानी 3 महीने की अवधि तक वह डिक्री अगर पास नहीं होती तो उसके निष्पादन का यानी कि उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया जाएगा। यानी कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट कोई डिक्री पारित की गई और अगर उसका निष्पादन डिक्री की तारीख से 3 महीने के अंतर्गत नहीं किया जाता है, डिक्री पास नहीं होती है, तो उसको एग्जीक्यूटेड मान लिया जाएगा, डिक्री के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया जाएगा। आदेश और पंचाट से संबंध में प्रावधान लागू होंगे, यानी किस किस के संबंध में लागू हो रहे हैं? ऑर्डर के संबंध में लागू हो रहे हैं और पंचाट के संबंध में ये चीज लागू हो रही है। क्या होता है पंचाट? पंचाट जो होता है ना, आर्बिट्रेटर वगैरह जारी करते हैं, उनकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ऑर्डर और अवार्ड। अवार्ड यानी कि जो आर्बिट्रेटर वगैरह पास करते हैं उसके संबंध में भी ये चीज लागू हो जाएगी। और ये किसके द्वारा दिया गया होना चाहिए? यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध या इसके द्वारा दिया गया होना चाहिए। अदर लॉ या प्रोविजन के एग्जीक्यूट होने के योग्य हो, यानी कि लॉ में इसके संबंध में कोई अन्य प्रावधान दे रखा हो, लॉ में अदर प्रोविजन वगैरह दे रखे हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो 82 बोल रहा है डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा, तो बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट अगर कोई डिक्री पारित की जाती है तो जो पॉइंट 2 है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। पॉइंट 2 में क्या कहा गया है कि भाई डिक्री की तारीख से 3 महीने के अगर पास नहीं होती तो उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। और ये जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर और अवार्ड यानी कि पंचाट के संबंध में भी लागू होगा, यदि वो ऑर्डर और पंचाट यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट दिया गया हो या उनके द्वारा दिया गया हो, या फिर कोई अदर लॉ का प्रोविजन दे रखा हो, तो उसके संबंध में ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे अन्य देशीय द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों या उनके विरुद्ध वाद। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? ये ऐसे बोल रहा है कि 83 से 87 ए तक जो है वो इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? अन्य देशीय के द्वारा, विदेशी शासक, राजदूत, दूत और इनके द्वारा जो भी वाद होते हैं वो 83 से 87 ए में कवर कर जाएंगे। 83 क्या बोल रहा है? अन्य देशीय कब वाद ला सकते हैं। अब ये अन्य देशीय क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलियंस, लेकिन ये वो वाले एलियंस नहीं है जो आकाश से उतरे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एलियंस का मतलब किसी अन्य देश से आए हुए को भी बोलते हैं। ठीक है ना, एलियंस याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। एलियंस एनिमीज एक्सेप्ट विथ परमिशन कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते, एलियन फ्रेंड सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो अन्य देशीय शत्रु होते हैं और अन्य देशीय मित्र होते हैं, एलियन फ्रेंड होते हैं और एक होते हैं एलियन एनिमी।
तो जो एलियन एनिमी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुज्ञा से अगर भारत में रह रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट की अनुज्ञा के बिना भारत में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, किसी भी कोर्ट में वाद नहीं लाएंगे। ये बोल रहा है कि भाई अगर एलियन एनिमी है तो उसको किसी भी कोर्ट में वाद लाने की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन एलियन मित्र है तो जो कोर्ट ट्रायल करने में सक्षम हो, भारत के नागरिक की तरह वाद ला सकेंगे। ठीक है, कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं, बाकी इसमें इतने ज्यादा वो नहीं है कि अन्य देश शत्रु होते हैं मित्र होते हैं। शत्रु तो क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुज्ञा से अगर भारत में रह रहे हो तो जो कोर्ट ट्रायल करने में सक्षम हो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुज्ञा के बिना, परमिशन के बिना, चाहे से भारत में रह रहा है विदेश में रहा है, किसी भी कोर्ट में वो वाद नहीं लाएगा। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन की तरह वाद ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 84 क्या बोल रहा है, विदेशी राज्य कब वाद ला सकते हैं। विदेशी राज्य कब वाद ला सकते हैं, सूट्स बाय फॉरेन रूलर्स एम्बेसिडर्स। तो फॉरेन रूलर्स एम्बेसिडर्स कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ लिमिटेड इम्यूनिटीज होती है, मतलब लोक हैसियत में प्राइवेट राइट के प्रवर्तन में क्या कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए। फिर देखिए सेक्शन 85, विदेशी शासक मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को अपॉइंट कर सकता है। विदेशी शासक मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को अपॉइंट कर सकता है। सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, ये भी है वही वाली बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यह किसी विशेष वादकों को रिप्रेजेंट कर सकता है, इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है। अगर किसी फॉरेन रूलर को अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट जरूरी होती है। यहाँ पे बेसिकली ये वाली बात है, तो ये भी इतना नॉट इम्पोर्टेंट, बस केवल एक बार रीड आउट कर सकते हैं, रीड ओनली सेक्शन से ही। फिर सेक्शन 86 बोल रहा है विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से सचिव यानी कि सेक्रेटरी द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित हो तो वाद किया जा सकेगा। कौन कौन से आधार होंगे, सूट सामने वाली पार्टी ने रख रखा हो, कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में व्यापार वगैरह करता हो, स्थावर संपत्ति पे कब्जा रखता हो, उसके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए हो, सहमति की डिग्री प्राप्त की गई हो, तो इन आधारों पर क्या कर सकता है, वो वाद दायर कर सकता है। बेसिकली रीड ओनली सेक्शन है। सेक्शन 87 को देखिए, विदेशी शासकों का वादों के पक्षकार के रूप में अभिधान। विदेशी राज्यों का शासक इसके विरुद्ध वाद उसके राज्य के नाम से निकाला जाएगा। इम्यूनिटी ऑफ फॉरेन रूलर्स हम कर चुके हैं। फॉरेन रूलर्स और उनके प्रॉपर्टी को सूट, अरेस्ट या एग्जीक्यूशन से इम्यूनिटी होती है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। ये हम 86 में पढ़ के आए थे। 87 कहता है फॉरेन रूलर्स के सूट के नाम किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, उसकी गाइडलाइन जो है वो हमको 87 में बेसिकली दी गई है कि उस राज्य के नाम से लाया जाएगा। फिर 87A बोलता है कि इतनी देर से हम विदेशी राज्य और शासक का नाम ले रहे हैं, तो उनकी परिभाषा क्या होती है। तो भारत के बाहर का राज्य क्षेत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी हो और जो राज्य के अधिपति के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको मान्यता दी होगी वो विदेशी राज्य शासक की परिभाषा में आएगा। कोर्ट इस तथ्य की अवेक्षा करेगा, न्यायिक अवेक्षा करेगा कि भाई ये विदेशी राज्य है या नहीं, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, राज्य के अधिपति के रूप में मान्यता प्राप्त है नहीं, ये सब कौन देखेगा, कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा इसकी न्यायिक अवेक्षा की जाएगी। ठीक है, अब जो इसका लास्ट पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ना केवल प्री के लिए बल्कि मेन के लिए भी। प्री प्लस मेन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इनके आगे। क्या बोल रहा है देखो, सेक्शन 88 अंतर अभिवाच्यवाद यानी कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहाँ संस्थित किया जाएगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहाँ संस्थित किया जाएगा ये बताया गया है हमको सेक्शन नंबर 88 के अंतर्गत। और किससे कनेक्ट करना है हमको, 46, 77। क्यों, क्योंकि ऑर्डर सेक्शन जो 46 है हमारा, उसमें हमको बताया गया है आज्ञा पत्र के बारे में, पढ़ के आ चुके हैं हम। सेक्शन 77 अभी नेक्स्ट पहले ही वाली क्लास में पढ़ा है हमने, बिफोर क्लासेस में पढ़ा है,
जिसमें हमको अनुरोध पत्र के बारे में बताया था। अब यहाँ पे बता रहा है हमको इंटरलोकेटरी ऑर्डर, सेक्शन नंबर 88। तो ये जो सेक्शन है ये हमको साथ में पढ़ने चाहिए और इसको कनेक्ट करेंगे हम ऑर्डर नंबर 35 के साथ में। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि भाई जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सेम राइट के लिए दावा करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पेन है, इस पेन के लिए ए प्लस बी दोनों दावा करते हैं और पेन किसके पास है, सी के पास में। तो अब ये सी कंफ्यूज्ड है कि भाई मैं ये पेन किसको दूं। तो इस चीज के लिए, इस पेन के लिए ये दोनों जाते हैं कोर्ट के सामने। तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पेन किसको दिया जाए। तो जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सेम राइट्स के लिए दावा करते हैं और सामने वाली पार्टी जो प्राधिकार रखती है वो खर्चे प्रभार देने को तैयार है, इसका मतलब ये सी है, ये देने को तैयार है कि भाई जिसका भी पेन होगा मैं उसको दे दूंगा। तो वहां किसे राइट्स देने हैं, अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ए को पेन दूं कि बी को पेन दूं। तो उसके संबंध में वाद दायर किया जाएगा। जहां वाद लंबित है, पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं, वहां इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं किया जाएगा। यानी कि जहां पेंडिंग केस है, पक्षकारों के जो राइट है वो निश्चित किए जा सकते हैं उस केस के थ्रू, तो वहां पर फिर इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं करेंगे। कई बार प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई इंटरप्रीटर सूट तब फाइल होता है जब दो या दो से अधिक पार्टी एक ही प्रॉपर्टी या मनी का क्लेम करे और जिसके पास प्रॉपर्टी हो वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई किसको देनी है ये प्रॉपर्टी। तो क्या करेगा, कोर्ट के सामने जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी, पैसा, धन, क्षतिपूर्ति जो कुछ भी है वो किसको दे। जैसे कि हम उदाहरण लेके चल रहे हैं कि ये जो पेन है ये ए बोलता है मेरा है, बी बोलता है मेरा है, लेकिन रखा किसके पास है, सी के पास में। अब सी पेन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो पेन किसको दे, ए को दे या बी को दे, क्योंकि सी को पता नहीं है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं तो पेन देने को तैयार हूं। फिर ये कोर्ट के पास में जाता है कि भाई ये दोनों व्यक्ति इस पेन के उम्मीदवार आ गए हैं, अब आप डिसाइड करो कि भाई ये पेन मैं किसको दूं। तो फिर इसके लिए क्या दायर किया जाता है, अंतर अभिवाच्यवाद यानी कि इंटरप्लीडर सूट दायर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सीपीसी के सेक्शन 79 से लेके 88 तक क्लियर एक्सप्लेनेशन। आगे हम और भी डिटेल वीडियोस लेकर आएंगे लॉ टॉपिक्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे जब हमारी सीपीसी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप कवर करना चाहते हैं हमारे साथ में। बाकी आपके लिए बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए ये यूट्यूब पर फुल अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बेयर एक्ट सामने रखिए और बेयर एक्ट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाइए, उस पे मार्क करते हुए चलिए कि यहाँ पे कौन सा कीवर्ड वगैरह दे रखा है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। सीपीसी ना केवल आती है हमारे आरजेएस में, बल्कि ऑल जुडिशरी के अंतर्गत आती है हमारी सीपीसी। तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, जिससे कि लोग जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। इस तरीके से हम मिलते हैं अब एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।